एलटी और एचटी लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास डैश डैश होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरमैन प्रमाण पत्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है एलटी और एचटी लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक कर्णक लग में केबल डैश डैश का उपयोग करते हुए क्रिप किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिम्पिंग करने वाला उपकरण चिमटा या प्लायर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक कर्णक लग में तार या केबल क्रिम्पिंग करने वाला उपकरण चिमटा या प्लायर का उपयोग करते हुए क्रिप किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यही प्लायर है। अगला प्रश्न। टी स्क्वायर का प्रयोग डैश डैश कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री की कोण को सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। इसकी व्याख्या है टी स्क्वायर का प्रयोग 90 अंश के कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। इसको लकड़ी बने समकोण को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। यह 150 mm से 200 mm साइज में उपलब्ध होता है। इलेक्ट्रीशियन इसका इस्तेमाल लकड़ी से बने जॉइंट्स को मापने व देखने के लिए करते हैं। इसका ब्लेड कुछ पतला व माइल्ड स्टील अथवा कार्बन स्टील का बना होता है। अगला प्रश्न। लग को केबिल के समापक सिरे पर कसने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिम्पिंग प्लायर। इसकी व्याख्या है लग को केबिल के समापक सिरे पर कसने के लिए क्रिम्पिंग प्लायर का प्रयोग किया जाता है। लग के प्रयोग में सर्वोत्तम विद्युतीय संयोजन प्राप्त होता है। केबल के समापक सिरे को लग के फैरूल में जकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के प्लायर का प्रयोग किया जाता है, जो क्रिम्पिंग औजार कहलाता है। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब हम वीडियो डालें तो आप तक वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन टूल किट में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाइस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में इलेक्ट्रीशियन चाकू, टेस्ट लैंप, स्क्रू ड्राइवर, नोज प्लायर, कटर प्लायर आदि उपकरण पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है काम के लिए वॉइस का चयन डैश डैश पर निर्भर करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कब्जे का आकार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है वॉइस का चयन कब्जे के आकार पर निर्भर करता है। यह कई प्रकार की होती है। इसका साइज जाब के साइज के लिए लिया जाता है। ये कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है बेंच वॉइस। इसको समांतर वॉइस भी कहते हैं। इसका उपयोग सभी प्रकार के चीज़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है पाइप वॉइस। यह पाइप काटने और चूड़ी बनाने के समय पकड़ने के काम में आती है। तीसरा पॉइंट है मशीन वॉइस। चौथा पॉइंट है
लाइन वाइज यह ओवरहेड तारों को पकड़ने के लिए काम आती है। अगला पॉइंट हैंड वाइज और अगला पॉइंट है पिन वाइज। चलिए अगला प्रश्न है पावर हैक्सा ब्लेड धातु काट आरी की मोटाई डेड डैश होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1.27 सेंटीमीटर से 2.54 सेंटीमीटर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हैक्सा ब्लेड धातु कट आरी लोहा आदि धात्विक वस्तुओं को काटने वाले हस्त औजार हैं। इसमें मुख्यतः एक एडजस्टेबल फ्रेम हैंडल, उच्च कार्बन इस्पात ब्लेड तथा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है। इसके ब्लेडों की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। पावर हैक्सा ब्लेड धातु काट आरी की मोटाई 1.27 mm से 2.54 mm तक होती है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के उपकरण का उपयोग कैलिपर के अंदर माप स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टील पैमाना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है पहला पॉइंट स्टील रूल एक मौलिक मापक साधन है। दूसरा पॉइंट है इसका उपयोग डिस्टेंस मेजरमेंट और रूलिंग स्ट्रेट लाइंस में भी किया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे ज्यामिति, टेक्निकल ड्राइंग, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में होता है। अगला प्रश्न है क्षेत्र पृष्ठ की वर्गता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है क्षेत्र पृष्ठ फील्ड सरफेस की वर्गता की जांच करने के लिए गुनिया का उपयोग किया जाता है, जबकि इस कार्य हेतु इस्पात मापी, सार्वत्रिक पृष्ठ प्रमापी और ऋजुकोण प्रयुक्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न बरमाई के अंत में सॉकेट में बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ड्रिफ्ट अधिक्षेत्रक। इसकी व्याख्या है बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए ड्रिफ्ट अधिक्षेत्रक का प्रयोग किया जाता है, जबकि पॉइंट में दिया हुआ है जबकि ड्रिल स्लीव व्यासतार और टोंग पुछ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हथौड़े का आकार किसके द्वारा निर्धारित करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हथौड़े के भार से। इसकी व्याख्या है हथौड़े के आकार का निर्धारण हथौड़े के भार पर निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न स्क्राइब आर मेड ऑफ। स्क्राइब किस चीज से बना होता है। इसकी व्याख्या है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाई कार्बन स्टील से बना होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है स्क्राइब उच्च स्टील से बना गुनिया व पैना औजार होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं डबल एडेड स्क्राइबर और दूसरा है प्लेन स्क्राइबर। इनका प्रयोग कर्तन कार्य से पहले कार्यखंडों पर मार्किंग करने के लिए उस स्थान पर किया जाता है जहां पर पेंसिल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न
छोटे कार्य में काटने, मरोड़ने, पकड़ने और जकड़ने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉम्बिनेशन प्लायर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोटे कार्य में काटने, मरोड़ने, पकड़ने और जकड़ने के लिए संयुक्त प्लायर यानी कॉम्बिनेशन प्लायर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कम व्यास के तारों एवं केबलों को काटने के लिए इसमें एक युगल साइड कटर भी संयोजित होता है तथा स्टील तारों को काटने के लिए इसमें एक युगल संयुक्त कटर की सुविधा भी होती है। इसके अतिरिक्त बेलनाकार वस्तुओं को जकड़ने और पकड़ने के लिए संयुक्त प्लायर में एक पाइप ग्रिप प्लायर भी लगा होता है। अगला प्रश्न है, कंडक्टर के आकार को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक वायर गेज के खांचों में बेयर कंडक्टर डालते समय बेयर कंडक्टर डेड डैश है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ना तो कसा हुआ और ना ही ढीला होना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंडक्टर के आकार को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक वायर गेज खांचों में बेयर कंडक्टर डालते समय बेयर कंडक्टर को ना तो कसा हुआ और ना ही ढीला होना चाहिए। इसका पहला पॉइंट है, स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग वैद्युतिक तार या केबल्स की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, यह गोलाकार होता है जिसके परिधि पर विभिन्न आकार के छिद्र या स्लॉट बने होते हैं जिन पर इनका साइज लिखा होता है। अगला पॉइंट, जिस स्लॉट में तार सही तरीके से घुस जाता है वही उस तार का साइज होता है। अगला पॉइंट, BIS के अनुसार स्टैंडर्ड वायर गेज द्वारा 0.125 mm से 8 mm तक मोटे तार का व्यास मापा जा सकता है। अगला प्रश्न, ब्रिटानिया जोड़ एक प्रकार का विद्युतीय जोड़ है। उसे निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी तार। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटानिया जोड़ एक प्रकार का विद्युतीय जोड़ है। इस जोड़ का उपयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है। ब्रिटानिया जोड़ इस प्रकार के जोड़ में तारों अथवा केबल के चालकों को एक दूसरे के समांतर व सटा कर रखा जाता है। समापक सिरों को समकोण पर मोड़ दिया जाता है। दोनों तारों पर एक तीसरा तार लपेट कर जोड़कर तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है। अगला प्रश्न, दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जितना अधिक से अधिक हो सके इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। अगला प्रश्न है, लकड़ी के लेखों पर छोटे छेद उबाऊ के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राडल। इसकी व्याख्या है, लकड़ी के लेखों पर छोटे होल बेंटिंग के लिए सूजा यानी ब्राडल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से मापा जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायर गेज। एक तार के व्यास को वायर गेज को प्रयोग करके मापा जा सकता है। वायर गेज द्वारा सुपर एनीमल तार या केबलों का व्यास ज्ञात किया जाता है। इसके चारों ओर परिधि पर कटिंग होती है जिन पर नंबर लिखे होते हैं। इनमें तार को डालकर उसकी गेज को ज्ञात
करते हैं, जिस स्लॉट में तार ठीक से फिट हो जाता वही उसका गेज नंबर होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये इस प्रकार का वायर गेज होता है। आप देख लीजिए अगर ना देखे हुए हों तो। अगला प्रश्न, है, यदि एक प्राथमिक कक्ष एचटी फ्यूज उड़ जाता है तो प्राथमिक डेल्टा परिपथ में वी परिपथ हो जाएगा, जो डेड डैश पर कार्य करने हेतु सक्षम होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण भार के 58%। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, यदि प्राथमिक पक्ष का एचटी फ्यूज गल जाता है तो प्राथमिक डेल्टा परिपथ वी परिपथ हो जाता है। यह 57.7% या 58% पूर्ण भार पर कार्य करेगा। जैसा कि वी कनेक्शन में शक्ति बराबर डेल्टा कनेक्शन में शक्ति अपान √3, ये इसका फार्मूला होता है। अगर आप प्रश्न, डेड डैश का ग्राइंडिंग करके टेम्पो को पुनः तेज किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांसुरी फ्लूट्स। बांसुरी का ग्राइंडिंग करके टेम्पो को पुनः तेज किया जाता है। अगला प्रश्न, टैप्स काटने के लिए उपयोग होने वाले ऐसे उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल डेड डैश काटने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक धागा थ्रेड्स। टैप्स काटने के लिए उपयोग होने वाले ऐसे उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल आंतरिक धागा थ्रेड्स काटने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, एक तार की मोटाई को डेड डैश का उपयोग करके मापा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायर गेज। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक तार की मोटाई को वायर गेज का उपयोग करके मापा जा सकता है। स्टैंडर्ड वायर गेज यानी SWG का फुल फॉर्म है, का मान जितना अधिक होगा तार की मोटाई उतना कम होगी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, SWG प्रोपोर्शनल 1/, तार की मोटाई, ये इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, हथौड़े का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उसका हत्थे डेड डैश चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कसकर फिट होना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हथौड़े का उपयोग करते समय इसका हत्था कसकर फिट होना चाहिए। हथौड़े का प्रयोग चोट मार कर वस्तुओं को मोड़ने, सीधा करके छेनी को से काटने तथा पंचिंग, रिवेटिंग, फोर्जिंग आदि क्रियाओं निष्पादन के लिए किया जाता है। यह कास्ट स्टील या कार्बन स्टील का बना होता है तथा इसका हत्था लकड़ी से बना होता है। अगला प्रश्न, 1 मीटर की एक रेखा को स्केल पर 1 सेंटीमीटर द्वारा दिखाया गया है। इसकी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF कितनी होगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/100। इसकी व्याख्या है, जैसा कि प्रश्नानुसार माना गया है, 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
परंतु 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, जैसा कि इसमें दिया गया 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अतः रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF 1/100 होता है। अगला प्रश्न, है ISO ए सीरीज के अनुसार आकार 594 × 841 की सीट की डिसाइनेशन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी A1। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है ISO ए के अनुसार ड्राइंग के लिए आवश्यक ड्राइंग शीट का आकार शीट 594 × 841 mm² का वर्ग A1 है, जबकि अनेक सीट दी गई हैं जैसे सीट और सीट का आकार दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला है A0 841 × 1189 mm²। दूसरा है A1 594 × 841 mm²। तीसरा है A2 420 × 594 mm²। चौथा है A3 297 × 420 mm²। पांचवा है A4 210 × 297 mm²। अगला प्रश्न, फ्रेंच कर्व किसके चित्रांकन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनियमित आकृतियां। फ्रेंच कर्व अनियमित आकृतियों को चित्रांकन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यह धातु, लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है और इसमें विभिन्न आकार की कई आकृतियां बनी होती हैं। अगला प्रश्न, विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार दर्शाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 प्रतिच्छेदन वृत्त। विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को 2 प्रतिच्छेदन वृत्त दर्शाया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अगला प्रश्न, कठोर तारों को काटने के लिए कौन सा प्लायर उपयुक्त है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी विकर्ण कटर्स। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कठोर तारों को काटने के लिए विकर्ण कटर प्लायर का उपयोग कठोर तारों को काटने के लिए किया जाता है। विकर्ण कटर प्लायर इस प्रकार होता है। इसकी सहायता से कम व्यास वाले तारों को केबलों को काटने के लिए किया जाता है, जो कि टर्मिनल के पास होते हैं। इनका प्रयोग केबल कार्ड को आवरण व रोदन हटाने के लिए किया जाता है। विकर्ण कटिंग प्लायर 100, 125, 140, 160, 180 एवं 200 mm लंबाई के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित चित्र में दिखाई गई रेती यानी फाइल की पहचान कीजिए। ये कौन सी रेती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रास्प कट फाइल यानी रेती। इसकी व्याख्या है, चित्र में दिखाई गई रेती रेस्प कट फाइल है। सिंगल कट तथा डबल कट रेतियों के समान इन रेतियों के दांते सीधी लाइनों में तथा एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि रेती के फलक पर दूर दूर पंच द्वारा उभार कर बनाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इनका प्रयोग लकड़ी, रबड़ या घोड़े के खुर आदि मुलायम करने के लिए तथा चमड़ा एवं नर्म धातु आदि वस्तुओं को रेतने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न,
दी गई आकृति में दिखाई गई रेती के प्रकार को पहचान कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डबल कट वाली रेती। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिया गया चित्र डबल कट वाली रेती का डबल कट फाइलों में दांतों को पंक्तियां होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। इसलिए दांत तेजी से काटने के लिए हीरे के आकार के हो जाते हैं। सामग्री को त्वरित रूप से हटाने और मोटे काम के लिए डबल कट रेती का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, गोलाकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्धगोलाकार यानी हाफ राउंड रेती। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अर्धगोलाकार छिद्र में परिष्करण के लिए अर्धगोलाकार रेती का उपयोग किया जाता है। रेती का प्रयोग अतिरिक्त मटेरियल हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्धगोलाकार रेती क्रॉस सेक्शन वृत्ताकार होता है। इसकी बनावट वृत्तखंड की जैसी होती है। इस प्रकार की रेती का इस्तेमाल अतिरिक्त वक्र आकार के रेतने के लिए किया जाता है। किसी कार्यखंड पर आधा गोला बना हो जिसे घिसकर उसका आकार बड़ा करना हो तो वहां पर इस प्रकार की रेती का उपयोग किया जाता है। दोस्तों की आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।